अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक हैं, यू आर गुड एंड यू आर फिट एंड फाइन। आई एम योर एसएसटी टीचर महक वकार एंड दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ बुक फॉर पाकिस्तान फॉर ग्रेड 5। आई होप कि आप लोग पिछले लेसन्स को फॉलो कर रहे होंगे और आई होप कि आप लोग उनको लर्न भी कर रहे होंगे। सो हम लोग आज का हमारा लेसन ये है कि हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करना है और हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करना है और उसके न्यू वर्ड्स को हम लोगों ने कॉपी के अंदर राइट करना है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले आज का काम करने से पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसमें हमने मैप्स के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ मैप। फिर हमने काइंड्स ऑफ मैप्स पढ़ी, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, रिलीफ मैप। देन हम लोगों ने मैप के अंदर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसके बाद हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा। देन वी रेड अबाउट प्राइम मेरिडियंस, इंटरनेशनल डेट लाइन। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था हाउ टू स्टडी अ मैप। एक मैप को रीड आउट कैसे करते हैं, उसके अंदर हमने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा। देन ग्रिड्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ कीज़। मैप के अंदर हम लोग देखेंगे कि कीज़ का क्या काम है। Keys. Usually each map also has a key. It tells us what the symbols and colors used on the map means. Colors, symbols and patterns help us to find things more easily on a map. We also need a scale. We also need to know how big a area actually is. This is shown by a scale. So हम लोग keys के बारे में पढ़ रहे थे। ये आपके पास एक मैप, ठीक है। अब आपके मैप के अंदर जो आपको एरिया बताया गया है, लैंड का एरिया बताया गया है, उसके अंदर कुछ कलर्स यूज़ किए गए हैं, कुछ सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, इससे ब्लू से मुराद ये है कि ज़ाहिर है वाटर होगा इस एरिया में। आपके पास मैप के साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो ऑरेंज लाइन नज़र आएगी आपको, इसका मुराद ये है कि ये रोड को डिनोट करे। फिर आपके पास ये डॉटेड रेलवे ट्रैक्स टाइप लाइन है, ये आपके पास रेलवे लाइंस आ रही हैं, यानी कि यहाँ पे ज़मीन के एरिया पे रेलवे लाइंस हैं। फिर ये जो ब्लू एरिया है दैट इज़ रिवर। फिर ये जो ब्लॉक्स हैं दीज आर बिल्डिंग्स, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। फिर ये मॉस्क का सिंबल बना हुआ है, मीन्स कि यहाँ पे मस्जिदें हैं। फिर आपके पास एक डॉटेड सिंबल है दैट इज़ वेल, कुएं। जहाँ पे भी आपको ये गोल गोल दायरे नज़र आ रहे हैं, ये इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे वेल्स हैं। फिर ये एक ब्रैकेट्स टाइप लगे हुए हैं दैट इज़ ब्रिज, यहाँ पे पुल है, ठीक है। सो अभी आपके पास मैप है, इसके अंदर सिंबल्स के थ्रू जो है वो मैप बनाया गया है। अब ये जो सारे सिंबल्स हैं ये आपके पास मैप के साइड पे बनाए गए हैं और ये सारे सिंबल्स मैप को जानने में, मैप को रीड करने में हेल्प कर रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड कीज़, दीज आर कॉल्ड कीज़। अब आपके मैप के अंदर एक नीचे एक स्केल दिया हुआ है। स्केल से मुराद है कि अगर आप स्केल को रीड करें 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। आपके मैप को अर्थ की लिहाज से जो है ना वो मैप को स्केल किया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ज़मीन का 1 किलोमीटर का एरिया है तो वो मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर शो करेगा, ठीक है। तो आप फिर उसके ज़रिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 सेंटीमीटर्स का यहाँ पे लाइन ड्रॉ की गई है तो दैट मीन्स कि वो ज़मीन के लिहाज से 1 किलोमीटर का एरिया शो किया गया है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ स्केल। For example, 1 centimeter on a map may represent 1 kilometer on the earth. If a map has to show very large area, 1 centimeter may represent 100 kilometers. और अगर मैप के ऊपर बहुत बड़े एरिया को शो किया गया है तो उसको 1 सेंटीमीटर को हम 100 किलोमीटर्स के इक्वल भी ले सकते हैं। स्केल आपकी मर्ज़ी और आपके एरिया के हिसाब से बनाया जाता है।
Maps also has a compass rose or an arrow marked with north at the top. The compass rose shows the general directions and arrows tells us where the north is. अब मैप के अंदर एक कंपस रोज भी होता है, दिस इज कॉल्ड कंपस रोज, जो कि आपको डायरेक्शंस बता रहा है. इसके अंदर नॉर्थ को पॉइंट किया गया है और उसके लिहाज से फिर साउथ, वेस्ट और ईस्ट को पॉइंट किया गया है. जनरल डायरेक्शंस को शो करने के लिए मैप के ऊपर कंपस रोज का इस्तेमाल किया जाता है. Did you know the magnetic compass was first invented by Chinese Han Dynasty, which began around 206 BCE? Chinese Han Dynasty में इन्वेंट किया गया था कंपस, मैग्नेटिक कंपस. सबसे पहले चाइनीज़ ने इन्वेंट किया था अराउंड 206 BCE. The first usage of a compass recorded in the Islamic world occurred around 1190. 1190 में इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे पहले 1190 में जो है वो कंपस का यूज़ रिकॉर्ड हुआ है. ठीक है. Then using an atlas, a book of maps is called an atlas. Every atlas has an index at the back. अब हमने न्यू वर्ड्स में भी रीड किया था, एटलस जो है वो मैप्स की बुक को कहते हैं. सबसे पहले एक इंडेक्स होता है. ठीक है. An index is a list of names of countries, cities, mountains, rivers, volcanoes, etc. in the alphabetical order. इंडेक्स के अंदर जो है वो कंट्रीज़ को जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है. उनकी सिटीज़, उनके माउंटेन्स, रिवर्स, वॉल्केनो, सब कुछ जो है वो वहाँ पे इंडेक्स के अंदर रिकॉर्डेड होता है. नेक्स्ट टू द नेम, द इंडेक्स गिव्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड पेज नंबर ऑफ अ मैप वेयर द फीचर कुड बी फाउंड. उस इंडेक्स के आगे जो है वो आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, यानी कि बताया जाता है कि ये कितने डिग्रीज नॉर्थ में है और कितने डिग्रीज साउथ में है. फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं. यहाँ पे कराची के कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं लॉन्गिट्यूड्स में और लैटिट्यूड्स में 25 डिग्रीज नॉर्थ एंड 67 डिग्रीज ईस्ट. तो इनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. इसी तरह से इंडेक्स के अंदर उस मैप के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं और साथ में पेज नंबर रेफरेंस के लिए दिया जाता है, ताकि आपको अगर कोई मैप आपने खोलना है तो आप उसके पेज नंबर और से खोल सकें और आपको कोऑर्डिनेट्स से इजीली आप उसको जो है वो लोकेट कर सकें. ठीक है. सो एटलस एक ऐसी बुक है जिसके अंदर मैप्स को जो है वो मैप्स को बताया जाता है. डिफरेंट मैप्स जो हैं वो उसके अंदर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. ठीक है जी. सो दिस वाज योर लेसन यूनिट नंबर 1. हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में कर लिए थे. आई होप आप सब वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे और कॉपी को वेल मेंटेन कर रहे होंगे. नेक्स्ट पेज पे अगर आएँ तो वर्क पेज पे हमने एक्सरसाइज बी को करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. दिस इज़ योर होमवर्क, दिस इज़ योर एक्टिविटी. आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है बुक के ऊपर. फर्स्ट इज पैरेलल्स ऑफ डैश रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट राउंड द वर्ल्ड. सेकेंड इज 0 डिग्री मेरिडियन passes थ्रू प्लेस कॉल्ड डैश इन लंडन. ये हमने बड़ी अच्छी तरह से पिछले लेसन में किया है. द डैश ऑन अ मैप शोज अस डिस्टेंसेस एंड साइजेस. The dash on a map tells us what symbols and colors means. The dash meridian is exactly opposite to 0 degree meridian. ये सारे हमने रीड आउट किए हुए हैं और आपको इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए. आपने इनको बुक के ऊपर ही फिल करना है. नेक्स्ट हम यूनिट स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट. इसके हम न्यू वर्ड्स करेंगे. अच्छा जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 2, दैट इज़ वर्ल्ड क्लाइमेट. क्लाइमेट होता है किसी भी जगह की, किसी भी इलाके की आबो हवा. आबो हवा को हम क्लाइमेट कहते हैं. और क्लाइमेट और वेदर में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि क्लाइमेट जो है वो किसी भी इलाके के मौसम को कहते हैं जो कि प्रिवेल करता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ज़्यादा देर के लिए जो किसी भी इलाके की आबो हवा होती है, जो जनरली हम कहते हैं कि किसी भी इलाके की आबो हवा है, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि जो आपकी एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी जनरली आबो हवा बहुत गर्म.
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आबो हवा बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की एग्ज़ाम्पल ले लें तो यूरोपियन कंट्रीज़ का जो क्लाइमेट है जनरली इट इज़ वेरी कोल्ड। ठीक है, गर्मियाँ भी आती हैं, मौसम थोड़ा सा तब्दील भी होता है, बट जनरली द क्लाइमेट इज़ कोल्ड। ओके, सो आज हम इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल राइट इट इन आवर कॉपीज़। सो फर्स्ट वर्ड इज़ वेदर। वेदर कहते हैं मौसम को, किसी भी एरिया का रोज़ का जो मौसम है, रोज़ की जो आबो हवा है, दैट इज़ कॉल्ड वेदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो है इट इज़ क्लाउडी एंड इट इज़ गोइंग टू रेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि इट इज़ क्लाउडी वेदर टुडे। ठीक है, आज का मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, इट इज़ गोइंग टू रेन। सो हम वेदर मौसम को कहते हैं। सेकेंड वर्ड इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि क्लाइमेट किसी भी एरिया के आबो हवा को कहते हैं, किसी भी एरिया का जो मौसम होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट इज़ वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट, आबो हवा। थर्ड वर्ड इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड हम कहते हैं नमी को, मॉइस्चर को, डिग्री ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। आपकी आबो हवा के अंदर जो जितना भी मॉइस्चर का एलिमेंट होता है, मॉइस्चर की अमाउंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस वर्ड आपका क्लाउडी से निकला है। क्लाउडी मीन्स फुल ऑफ क्लाउड्स, बादल, क्लाउडीनेस। Our next word is carbon dioxide. Carbon dioxide is a kind of gas that is present in the atmosphere. The next word is fossil fuels. Fossil fuels ऐसे fuels हैं जो कि naturally earth के अंदर से निकाले जाते हैं। The fuels that are naturally extracted from the earth, for example petroleum है हमारे पास, for example natural gas है, for example coal, कोयला है। तो ऐसे fuels जो कि ज़मीन के अंदर से extract किए जाते हैं, those are called fossil fuels. The next word is deforestation. Deforestation दरख्तों की कटाई को deforestation कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको आइडिया दे दूँ ग्रीन हाउस क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा पौधों की नर्सरीज़ में, जब आप नर्सरीज़ में जाते हैं, प्लांट्स की नर्सरीज़ में, तो आपको हट्स बनी हुई नज़र आती हैं, शीशे की हट्स बनी हुई नज़र आती हैं। उनके अंदर कुछ पौधों को रखा हुआ होता है, कुछ प्लांट्स को रखा हुआ होता है। तो उन प्लांट्स को ग्रीन हाउस के अंदर क्यों रखा हुआ होता है? ग्रीन हाउस के अंदर इसलिए उन प्लांट्स को रखा जाता है कि एक ख़ास टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, ताकि बहुत ज़्यादा हीट भी ना हो और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी ना हो, एक माइल्ड सा टेम्परेचर हो, और उसके अंदर प्लांट्स को जो है ना वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। तो उसके लिए ग्रीन हाउस को बनाया जाता है। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? बिल्कुल इसी तरह से आपकी जो अर्थ है उसके अराउंड एक लेयर अल्लाह ताला ने क्रिएट की हुई है, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। अब ये इन गैसेस का काम ये है कि सूरज की शुआओं को, सूरज की रेस को फ़िल्टर करके जो है ना वो आपकी अर्थ के अंदर पहुंचाता है, ताकि अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सन की पॉइजनस रेज भी ना जाएं और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। अब सन की बहुत ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस भी होती हैं जो कि अर्थ के लिए डेंजरस हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का काम ये है कि वो उन गैसेस को वापस जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, अर्थ के अंदर जाने नहीं देता,
और इस तरह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के ज़रिए अर्थ के अंदर एक जो है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के ज़रिए। ना ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट और ना ज़्यादा वार्म क्लाइमेट, और जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को फ़िल्टर किया जाता है, अर्थ तक पहुंचने नहीं दिया जाता। तो दिस इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ रीसाइकल। रीसाइकल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा से यूज़ में लाना, किसी भी यूज़ हुई हुई चीज़ को दोबारा से यूज़ में लाना। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक बॉटल्स हैं, उनको हम दोबारा से मेल्ट करके उनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड रीसाइकल। दैन द लास्ट वर्ड इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट को कहते हैं, अर्थ के इर्द गिर्द जो आपका एयर की लेयर बनी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट। जी, तो स्टूडेंट्स आपने कॉपी के ऊपर अपना काम इस तरह से करना है। सबसे पहले डे एंड डेट आपका मेंशन होना चाहिए, आपने आज की डेट लिखनी है, डे लिखना है। लेसन नंबर 2 पेजेस 7 to 14 वर्ल्ड क्लाइमेट, और न्यू वर्ड्स हैं जी आपके वेदर, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, क्लाउडनेस, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉसल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, रिसाइकल एंड एटमॉस्फेयर। और इसके साथ ही हम लेसन को फिनिश करते हैं। यहाँ पर योर एक्टिविटी इज़ आपने पिछले लेसन की फिल इन द ब्लैंक्स को करना है, और आपने जो है इन न्यू वर्ड्स को लर्न करना है। सो टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।